हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू चैप्टर और सेकंड बुक का आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ योर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, देखिए यू नो वेरी वेल, ठीक है, मैटर क्या होता है हमारे पास में, एनी सब्सटेंस विच हैज़ द मास इज सेड टू बी योर मैटर। ठीक है, इज नोन एज मैटर। राइट, मैटर जो होता है हमारे पास में, इसको मटेरियल भी कहते हैं हम, ये तीन बेसिक क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जाता है। वन इज़ योर सॉलिड, अनदर इज़ लिक्विड एंड थर्ड वन इज़ योर गैस। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ, बहुत ही बेसिक सी बात है। सॉलिड आर दोज सब्सटेंस और यू कैन से सॉलिड आर दोज मैटर विच ऑक्यूपाई विच हैज़ द मास एज वेल एज द डेफिनिट वॉल्यूम और डेफिनिट शेप, जिनकी एक फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास में पेन, ये एक सॉलिड है, फिक्स शेप है, इसकी सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, लिक्विड, लिक्विड आर दोज मैटर विच हैज़ द फिक्स मास, फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इनका फिक्स होता है, बट दे कैन फिक्स शेप नहीं होती है, शेप जो है जिस भी कंटेनर में वो होते हैं उसी की ले लेते हैं। ठीक है, और गैस, गैस आर दोज मैटर विच हैज़ ओनली फिक्स मास, इनका देर इज़ नो फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इनका चेंज होता रहता है। ठीक है, कंप्रेस हो सकती हैं, ठीक है, एक्सपेंड हो जाती हैं, तो वॉल्यूम आपका चेंज होता रहता है। और वॉल्यूम इनका वही होता है जिस कंटेनर में गैसेस हैं उसी का वॉल्यूम गैसेस का वॉल्यूम होता है। तो राइट, तो दे हैव फिक्स मास, ठीक है, फिक्स वॉल्यूम, या फिर आप डेफिनेट भी कह सकते हैं, डेफिनेट मास और डेफिनेट वॉल्यूम और फिक्स या डेफिनेट डेफिनेट शेप। ठीक है, डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम, सॉरी, हाँ, डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। ठीक है, ओनली डेफिनेट मास, क्योंकि मास तो सब में होगा ही तभी वो मैटर होगा। ठीक है, नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। आप सभी को पता है, देखिएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिक्विड और गैसेज जो होती है दे कैन फ्लो, जब इन पे फोर्स लगाते हैं तो फ्लो कर देने लगती हैं, इसीलिए लिक्विड और गैसेस को कंबाइंडली हम फ्लूइड भी कहते हैं। बट सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, फ्लो नहीं करते हैं, इनका फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, फिक्स मास होता है, यानी डेफिनेट होता है। इसमें और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास में। सॉलिड जो होते हैं हमारे पास में, सॉलिड को हम फिर से अलग अलग कैटेगरी में करते हैं। जैसे एक कैटेगरी होती है आपके पास मेटल, दूसरी होती है नॉन मेटल, ठीक है, एंड तीसरी होती है अलॉय। ठीक है, तो आपने ये ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया होगा। मेटल क्या होते हैं, जो जिनके पास में, जिनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं वो डोनेट कर देते हैं और वो मेटल बन जाते हैं। जिन पे कम होते हैं, जो नहीं कर, वो नॉन मेटल होते हैं सभी। और अगर कुछ कॉम्बिनेशन करके मिलके बनता है, एक से ज़्यादा मेटल आपस में मिला दें या एक मेटल दूसरी नॉन मेटल को मिला दें, ठीक है, तो जो मिलके बनता है वो होता है हमारा अलॉय। ठीक है, तो ये काफ़ी वास्ट चीज़ है, बस आपको सिंपल नॉलेज के लिए। तो सॉलिड फिर से बता रहा हूँ, देखिएगा, हमें पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की बात करेंगे, फ्लूइड्स हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए मैटर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास मास हो, वो मैटर कहलाता है। ठीक है, अब उसके तीन टाइप है आपके पास में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तीनों के पास में मास तो डेफिनेट होता है, लेकिन सॉलिड के पास वॉल्यूम भी, वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होती हैं,
अलोंग विद द मास, लेकिन लिक्विड के पास में मास और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, शेप कोई फिक्स नहीं होती है, जिस कंटेनर में होता है उसी की शेप ले लेता है। गैसेस के पास सिर्फ मास होता है, डेफिनेट कोई इसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, कोई इसका डेफिनेट शेप नहीं होता, जिस कंटेनर में है उसी का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, गैस और लिक्विड जो होते हैं ये जब हम इन पे कोई भी टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो दे कैन फ्लो, देयरफॉर दे आर सेड टू बी योर फ्लूइड। ठीक है, सॉलिड की फर्दर क्लासिफिकेशन है, मेटल है, नॉन मेटल है, ठीक है, अलॉय है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स में क्या क्या इनमें आपस में क्या डिफरेंस है सॉलिड लिक्विड गैस में, ये आपके नोट्स में भी गिवन है। ठीक है, तो एक बार आप गो थ्रू हो जाइए उससे। नाउ कम टू योर प्रॉपर्टीज ऑफ योर सॉलिड। ठीक है, हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड विच प्रॉपर्टीज। ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं क्या, बट वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, बट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है यहाँ पर? वर्ड जो मैकेनिकल का मतलब हो जाता है बेटा यहाँ पर सिंपली कि यू हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, मैकेनिकल मतलब फोर्स की बात जब हम कर रहे हैं तब। ठीक है, तो सबसे पहली, ठीक है, प्रॉपर्टी है आपके पास में स्ट्रेंथ। दूसरी प्रॉपर्टी है आपके पास में हार्डनेस। तीसरी प्रॉपर्टी है आपके पास में टफनेस। ठीक है, ध्यान देंगे प्लीज़। ये तीनों प्रॉपर्टी जो नाम है आज तक आपने, ठीक है, जब भी हम बात करते हैं स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, हमारे लिए तीनों वर्ड एक जैसे लगते हैं। ठीक है, एक जैसे लगते हैं तीनों वर्ड। स्ट्रेंथ, भाई स्ट्रेंथ मजबूती, हार्डनेस भी मजबूती, टफनेस। लेकिन जब हम बात करते हैं इसको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की टर्म्स में तो इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो क्या है वो जरा देखेंगे यहाँ पर। स्ट्रेंथ, इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट लोड। ठीक है, हार्डनेस, इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट इंडेंटेशन। ठीक है, एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी या एबिलिटी टू रेजिस्ट स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, एक ही बात, आप जरा समझिएगा इनको। ठीक है, देखिएगा, ये एक मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, मास है, इस पे मैंने फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स लगाया मैंने, लोड लगाया, तो ये उस लोड की वजह से कितना लोड बियर कर सकती है, हाउ मच लोड इट कैन बियर, दैट इज सेड टू बी योर इट्स स्ट्रेंथ। एबिलिटी टू रजिस्ट द लोड, लोड को रजिस्ट करने के लिए, ठीक है, बिफोर डिफॉर्मेशन, मतलब विदाउट डिफॉर्मेशन। तो मैंने देखा है यहाँ पर कि यहाँ पर मैं एक ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास में और मैंने इस पे लोड लगा रहा हूँ, राइट। तो बिना डिफॉर्म हुए ये कितना मेरा लोड बियर कर सकता है, वो इसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, और मैंने अगर इसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा लोड लगा दी तो ऑब्वियसली बात है ये डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, हार्डनेस, हार्डनेस होती है एबिलिटी टू रजिस्ट इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब देखिएगा, अगर मैं ये
नोटबुक है मेरे पास में, ऑब्जेक्ट है, सॉलिड है, इस पे मैं लोड, मुझे इसको डिफॉर्म नहीं करना है, मुझे इसको डिफॉर्म नहीं करना, बस इसमें एक इंडेंटेशन करना है। इंडेंटेशन मतलब एक छेद करना है, ठीक है, जैसे ये। तो मान लीजिएगा मैं इस पे कोई एक इंडेंटेशन कर रहा हूँ ऐसे, अगर मैं कोई इसमें इंडेंटेशन कर रहा हूँ और इंडेंटेशन करने में मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, फिर से दोबारा बता रहा हूँ, स्ट्रेंथ है आपकी एबिलिटी टू रजिस्ट द लोड, ठीक है, विदाउट डिफॉर्म, मतलब नॉट टू डिफॉर्म, उसको डिफॉर्मेशन से बचाने के लिए, यानी डिफॉर्मेशन ना हो, उसमें कितना लोड मुझे लगाया मैंने, और जो उसकी वजह से मुझे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ, यानी मैं इस पर फोर्स लगाया मैंने, राइट, और ये फोर्स इतना, जो इसकी एबिलिटी है, इस मटेरियल की जो एबिलिटी है, जो मेरे लोड को रजिस्ट कर रहा है अपने डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए, वो इसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन अब मैं इंडेंटेशन कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे डिफॉर्म नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ मुझे इंडेंटेशन करना है, यानी सिर्फ छेद करना है, ठीक है, जैसे इंडेंट करते हैं। तो इंडेंटेशन, वो एबिलिटी टू रजिस्ट द इंडेंटेशन, उस इंडेंटेशन को रजिस्ट करने की जो एबिलिटी है वो हार्डनेस है। कहते हैं ना, जैसे ये पेपर बड़ा हार्ड है भाई, हार्ड है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी मैं इंडेंटेशन कर रहा हूँ वो पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, या जो पीछे लिखा हुआ वो आगे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, मतलब कुछ भी इंडेंट नहीं हुआ, ठीक है। और अगर हार्डनेस उसकी अच्छी नहीं है, मतलब पीछे का देखो आगे दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन्स हार्डनेस अच्छी नहीं है उसकी, ठीक है। जैसे, या फिर हम फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे दीवार होती है, वॉल होती है, ठीक है, एक वॉल है, एक जहाँ पर सीमेंट आपका लगा हुआ है, ठीक है, और नॉर्मल सा सीमेंट लगा हुआ है, उसमें आप कोई कील ठोक रहे हैं, ठीक है, इजीली आपकी इंडेंट हो जाती है, ठीक है, वही इंडेंटेशन है, जो कील हम ठोकते हैं दैट इज सेड टू बी योर इंडेंट, वो इजीली हो जाती है। लेकिन वही हम एक ऐसी वॉल पे ठोक रहे हैं जहाँ पर जो आपका सीमेंट है वो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो हम जो ठोक रहे हैं हमें ज़्यादा लोड लगाना पड़ रहा है वहाँ पर, ठीक है। या आप फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपको अगर वुड में, लकड़ी में अगर आपको कील ठोकनी है तो इजीली ठुक जाएगी, लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे आयरन में, लोहे में कील ठोकनी है तो हमें ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा। तो इसलिए लोहे की, आयरन की जो हार्डनेस है वो ज़्यादा हो गई, क्योंकि उस पर मुझे ज़्यादा लोड लगाना पड़ रहा है इंडेंटेशन करने के लिए, और जो वुड की जो हार्डनेस है वो आपकी कम हो गई। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, राइट। नेक्स्ट है आपकी टफनेस। टफनेस इज द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी, दिस इज और एबिलिटी टू रजिस्ट द स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। नाउ दिस इज विदाउट फ्रैक्चर। यहां पर बात करेंगे हम फ्रैक्चर की, टूटने से पहले, ठीक है। जैसे ये फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू रजिस्ट द लोड विदाउट डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्मेशन के बिना, जबकि आपके पास में हार्डनेस क्या थी, इंडेंटेशन, और टफनेस क्या है, जब इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो इसके अंदर एक एनर्जी है वो, और मैं भी एनर्जी इस पे लगा रहा हूँ, वो एनर्जी कब तक की, जो एनर्जी इसको तोड़ने से पहले, यानी इसको फ्रैक्चर से पहले, मुझे फ्रैक्चर करने के लिए जितनी ज़रूरत होगी, डैट इज सेड टू बी इट्स टफनेस। तो इसको तोड़ने के लिए मुझे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो इसकी टफनेस होगी। तो इसीलिए कहते हैं ना, हार्डनेस और टफनेस, देखिए दोनों वर्ड, स्ट्रेंथ तो बिल्कुल अलग है, ठीक है, एबिलिटी टू रजिस्ट द लोड, लेकिन हार्डनेस और टफनेस बहुत ही क्लोज जैसे वर्ड है, ठीक है। हार्डनेस में हम मटेरियल को तोड़ नहीं रहे हैं, फ्रैक्चर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंडेंटेशन कर रहे हैं, जबकि टफनेस में हम मटेरियल को फ्रैक्चर तक पॉइंट तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रेंथ में हम सिर्फ लोड रजिस्ट कर रहे हैं उसको डिफॉर्म कराने के लिए, ठीक है, यहाँ पर भी हम फ्रैक्चर नहीं कर रहे हैं। तो तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए हम कहते हैं जो पेपर हमारा एग्जाम का पेपर आता है वो टफ होता है। टफ मतलब उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड जो होती है वो हमारी एनर्जी से ज़्यादा होती है, और जो पेपर हार्ड होता है, हार्ड का मतलब होता है ये वाली हार्डनेस जो होती है, भाई ये कितनी पेपर की क्वालिटी जो होती है, राइट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज योर, अगली जो प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस,
एंड मैलेबिलिटी। ये तीनों प्रॉपर्टी हम एक साथ डिस्कस करेंगे जरा, ठीक है। डक्टिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है। ब्रिटलनेस, ठीक है। एबिलिटी नॉट टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, malleability, ability to be drawn into sheets, ठीक है। ध्यान से दे, एक बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया और वो फोर्स की वजह से वायर में ड्रॉ होने की एबिलिटी रखती है, मतलब बिना फ्रैक्चर से पहले वो वायर में ड्रॉ हो जाएगी। ऐसे मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी मटेरियल कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। द मटेरियल शोइंग डक्टिलिटी आर नोन एज डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। यहां पर द मटेरियल आर नोन एज, उनको ब्रिटल मटेरियल कहते हैं, आर नोन एज ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। और जो मेलेबिलिटी को शो करते हैं, द मटेरियल showing the property are known as malleable, राइट। तो यहाँ पर इनको, जैसे आपने देखा भी होगा, जो देखिएगा हमारे पास में जैसे एक आयरन का पीस है या स्टील का पीस है, जब हम उसको फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स यानी फ्रैक्चर होने से पहले, टूटने से पहले वो वायर में ड्रॉ होने की एबिलिटी रखता है। डायरेक्ट फ्रैक्चर नहीं होगा, पहले वो वायर में ड्रॉ होगा, मतलब वायर की फॉर्म में, मतलब उसका वायर में ड्रॉ होने का मतलब होता है बेटा, उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो डिक्रीज होता जाता है और वो इलोंगेट होता जाता है। दैट इज सेड टू बी योर वायर ड्रॉ एबिलिटी, मतलब इलोंगेशन होना, ठीक है। और उसके बाद फ्रैक्चर होगा। तो इसी टाइप के मटेरियल को हम, तो ये जितने भी होते हैं हमारे पास में, जैसे स्टील, आयरन, कॉपर, ठीक है, एल्युमिनियम, ये सब हमारे पास में डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। जबकि ब्रिटल मटेरियल में जैसे ब्रिक है, ईट, ये स्टोन, आपने उसको कभी, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो डायरेक्ट क्या होती है, डायरेक्ट फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, लेकिन वायर में ड्रॉ होने की एबिलिटी नहीं रखती है। तो ब्रिक्स, स्टोन्स, ठीक है, वुड, ये सब हमारे पास ब्रिटल मटेरियल होते हैं, ठीक है। जो शीट में ड्रॉ होने की एबिलिटी रखे, यानी उसको हम अगर फोर्स लगाएं तो वो शीट में ड्रॉ होने के, ऐसे मटेरियल को हम मेलेबल मटेरियल कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे एल्युमिनियम, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, ठीक है, ये सब हाईली मेलेबल मटेरियल्स होते हैं। आपने देखा भी होगा एल्युमिनियम की फॉइल आती हैं, ठीक है, वो क्या है, एक शीट है। एल्युमिनियम को हम फॉइल पेपर जो आप बोलते हैं जिसको, वो ये आपकी गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपके पास में हाईली मेलेबल मटेरियल्स हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा कौन मटेरियल वायर में ड्रॉ होने की एबिलिटी रखता है, क्यों नहीं रखता है, वो डक्टिलिटी, और ये अभी हम थोड़ी देर में, ठीक है, जैसे फ्रैक्चर मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में इलास्टिसिटी,
ठीक है, ये नोट करते रहना क्योंकि ये नोट्स में इस तरीके से मेंशन नहीं है। इलास्टिसिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच it regains its original size and shape, ठीक है, after removal of load। किसी मटेरियल पे हमने लोड लगाया, हम लोड लगा रहे हैं, लोड लगाने की वजह से ये डिफॉर्म हुआ, मतलब उसमें कुछ डिफॉर्मेशन चेंज हुई, लेकिन लोड हटाया हमने, वो जैसा था वैसे ही आ गया। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है, और इस लिमिट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, और मटेरियल को कहा जाता है उस समय पे इलास्टिक। जैसे हमने देखो इस पर फोर्स लगाया, राइट, ये देखो डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, इसकी शेप चेंज हो रही है, लेकिन हमने फोर्स हटाया तो जैसा था वैसे ही हो गया, सेम। तो ये अभी क्या हुआ आपका, इलास्टिक। दिस इज सेड टू बी योर इलास्टिसिटी। और सिंपली यू कैन से, जैसे ये रबर बैंड है मेरे पास में, तो अगर मैंने देखो इस पर फोर्स लगाया, डिफॉर्म हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा फोर्स, जैसा था ये वैसे ही हो गया। सो दिस इज सेड टू बी माई इलास्टिक लिमिट। और जैसे ही मैं अगर ऐसे इतना फोर्स लगा दूंगा कि ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर ना आए वापस, तो वो कहलाएगा मेरा प्लास्टिसिटी। राइट, ये देखिएगा, ये है, अब मैंने इस पर इतना फोर्स लगा दिया है, नाउ दिस इज कि अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता है, ये डिफॉर्म हो गया, राइट। सो दिस इज सेड टू बी माई प्लास्टिसिटी। इसी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो हर मटेरियल में जब हम फोर्स लगाते हैं तो कुछ लिमिट तक एक इलास्टिसिटी होती है, कुछ लिमिट उसके बाद में वो मटेरियल प्लास्टिक हो जाता है, यानी प्लास्टिसिटी को शो करता है। सो नाउ 8th, प्लास्टिसिटी। It is the ability of a material by virtue of which the material ठीक है undergoes a permanent deformation or even after removal of force, the material cannot regain its original size and shape. That is said to be your plasticity, right? तो ये 8 प्रॉपर्टी है हमारे पास में किसी भी मटेरियल की, ठीक, किसी भी सॉलिड की। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा, फर्स्ट स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, देन डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मैलेबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, ठीक है। इसके अलावा 2 इफेक्ट होते हैं, वन इज सेड टू बी योर क्रीप एंड अनदर इज सेड टू बी योर फटीग, ठीक है।
व्हाट आर योर क्रीप और फटीग, इनको इलास्टिक क्रीप और इलास्टिक फटीग भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा ये दो एक तरह से इफ़ेक्ट होते हैं, इनको भी प्रॉपर्टीज़ में ही कंसिडर किया जाता है मटेरियल की। तो इसलिए कुल मिला के इन टोटल 10 प्रॉपर्टी होती हैं सॉलिड की, मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती है, कोई भी 11वीं प्रॉपर्टी नहीं बनी है आज तक, राइट। जिसमें 8 प्रॉपर्टी हैं, 2 इफेक्ट हैं एक तरह, और इन्हीं इफेक्ट को प्रॉपर्टीज़ भी कर। क्रीप क्या होता है ज़रा ध्यान से सुनेंगे। देखो जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगता है, ऑब्वियसली बात है कोई भी मटेरियल होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उस पर कंटिन्यूसली लोड लगेगा, ठीक है। लोड की वजह से उसमें डिफॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। एक लिमिट तक वो इलास्टिक होगा, उसके बाद वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, बट डिफॉर्मेशन होगा। अब अगर डिफॉर्मेशन को हमने दो तरीके से यहाँ पर क्लासिफाइड कर दिया, अगर किसी बॉडी पे जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो कंटिन्यूसली रिपीटेड लोड की वजह से हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीटेड ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड लोड की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्रीप, ठीक है। और अगर डिफॉर्मेशन इज ड्यू टू ए हाई एम्पलीट्यूड मीन्स ऑफ ए लार्ज फोर्स, इंस्टेंटेनियस अप्लाइड लार्ज फोर्स, दैट इज सेड टू बी योर फटीग, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बॉडी है मेरे पास में ये, इस पे मैं कोई एक कंटिन्यूसली लोड लगा रहा हूँ स्मॉल मैग्नीट्यूड का, थोड़ा 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 फोर्स लगा रहा हूँ मैं, दैट इज, तो इसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा उसको हम कहेंगे क्रीप, ठीक है। मैंने क्या काम किया, मैंने एक बार फोर्स लगाया इंस्टेंटेनियसली जोर से, फिर बाद में फिर फोर्स लगाया अचानक, इंस्टेंटेनियसली मैं लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, दैट इज सेट, उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा वो होगा फटीग। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है इसका, देखिए आपने ब्रिज देखे होंगे, जो पुल होते हैं हमारे पास में, ठीक है, जिन पे हम चलते भी हैं, फ्लाईओवर कह दो आप या ब्रिज। अब जो वो पुल बना होता है, जो ब्रिज बना होता है, उसमें मटेरियल ऐड हुआ है, आयरन है, सीमेंट है, कंक्रीट है, बहुत सारी चीज़ें जिनका अपना मास होता है, ठीक है। उस वेट की वजह से उस पुल में जो भी ब्रिज बनते हैं, मैं आपको बता दूं, ब्रिज में जो होते हैं छोट बेयरिंग पार्ट होता है, एक बेयरिंग जिसको बोलते हैं, जिन पे वो लोड बियर करता है, ठीक है। उस पुल पे वो जो लोड बियर कर रहा है वो कर रहा है आपका बियरिंग की वजह से, ठीक है। जो बियरिंग है, बियरिंग पार्ट है, वही आप उसी की वजह से वो आपका लोड बियर कर रहा है। नाउ कम टू योर पार्ट, अब जो वो बियरिंग पे लोड लग रहा है वो कौन कौन सा लग रहा है। सबसे पहला, एक जो भी पुल जो बना है हमारा, उसका जो वेट है, सेल्फ वेट, भाई सेल्फ वेट भी तो लग रहा है। वो जो सेल्फ वेट की वजह से एक टेंडेंसी होगी, भाई वेट तो है, लोड तो है, उसकी वजह से भी डिफॉर्मेशन हो सकता है ना बेरिंग पे। तो वो जो सेल्फ वेट है वो कंटिन्यूसली लगता है, और स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है, मतलब दूसरे जो फोर्स लग रहे हैं उसके कंपैरिजन में। इसलिए वो जो सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको हम क्रीप कहते हैं। लेकिन उस पुल के ऊपर गाड़ियां जा रही हैं, ट्रेवल कर रही है, अभी एक कार गई, अचानक से एक हैवी मास का ट्रक गया, तो वो इंस्टेंटेनियस लोड है। कभी कार का वेट स्मॉल होता है, कभी आपका ट्रक जा रहा है तो वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। तो मीन्स ये हमारे पास में ये जो जा रहे हैं कार ट्रक, ये एक इंस्टेंटेनियस जा रहे हैं, तो दैट इज सेड टू बी योर इंस्टेंटेनियस लोड, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसीलिए क्रीप। और एक और एग्जांपल, आपके घर जिस रूम में आप जहाँ बैठे हैं ये घर में, ठीक है, आपने देखा है यहाँ पर घर में जो बिल्डिंग पड़ती है वो हमारे कॉलम के ऊपर और आपकी जो बीम होते हैं उनके ऊपर टिकी होती है, राइट। तो बिल्डिंग पे कौन कौन से लोड लग रहे हैं, अगर आप बात करें अपने रूफ जो छत है आपकी, उस पर जो बीम पड़ा हुआ है उस पर कौन कौन से, एक तो देखिएगा जो बिल्डिंग का लोड है वो लग रहा है, राइट। और दूसरी तो जो बिल्डिंग की लोड की वजह से डिफॉर्म वो है आपका क्रीप। दूसरा, आप जो चल रहे हैं, जो उसमें मतलब जो पर्सन रह रहे हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, या जो ऑब्जेक्ट है वो इधर से उधर मूव कर रहा है, उसकी वजह से जो इंस्टेंटेनियस लोड लग रहा है वो लग रहा है आपका फटीग, ठीक है। तो दिस इज सेड टू बी योर क्रीप एंड फटीग। सो व्हाट इज योर क्रीप? इट इज the phenomena of deformation of a material
ड्यू टू continuously due to continuous applied due to continuous applied load of small magnitude। ठीक है, कंटिन्यूस अप्लाइड लोड ड्यू टू ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड की वजह से जो भी आपका डिफॉर्मेशन होने की एबिलिटी रखता है मटेरियल, उसको हम कहते हैं क्रीप। नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज सेड टू बी माई फटीग। ठीक है, फटीग आपने इट इज़ द एबिलिटी और फिनोमेना, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटीरियल ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज डिफॉर्म्ड अंडर the instantaneous load under the instantaneous load of large magnitude। ये होता है हमारा फटीग। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज क्रीप एंड व्हाट इज फटीग। इसी को हम इलास्टिक क्रीप या इलास्टिक फटीग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसमें है आपका फ्रैक्चर ऑफ मटेरियल। फ्रैक्चर मैकेनिक्स थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए नहीं है सिलेबस में, बट छोटा सा वो है। ठीक है, फ्रैक्चर मैकेनिक्स जो होता है हमारे पास में, जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनमें कैसे फ्रैक्चर होता है। ठीक है, तो वो हम जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डिस्कस करेंगे तो ईजी रहेगा। राइट, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है अब आपकी, वो है आपकी स्ट्रेस देन स्ट्रेन। ये न्यूमेरिकल अप्रोच से लिए हमारे पास में, ये एक ही अप्रोच है, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है इस चैप्टर में। बहुत छोटा सा असाइनमेंट भी आप देखेंगे, सिंगल एक ही असाइनमेंट है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे दैट विल बी स्ट्रेस। ठीक है, पहले स्ट्रेस डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस क्या होती है, उसके बाद हम स्ट्रेन डिस्कस करेंगे, वो भी स्ट्रेस की गर्लफ्रेंड। ठीक है, और फिर उन दोनों की शादी कराएंगे। ठीक है, बाय द हुक्स लॉ। ओके, थैंक यू।